नमस्कार, पंचतंत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। पंचतंत्र में आज हम बात करेंगे नरेश के फैलाए क्लेश की। वो नरेश मीणा जो सियासत में खुद को स्थापित करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और इसी जद्दोजहद के बीच निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरते हैं और वोटिंग के दिन किसी बात पर अपना आपा खोकर एक एसडीएम को चांटा जड़ देते हैं। पुलिस गिरफ्तार करने पहुंचती है तो वो और उनके समर्थक बवाल मचा देते हैं, गाड़ियों में तोड़फोड़ कर देते हैं, सड़क जाम कर आगजनी कर देते हैं, पुलिस पर पथराव कर देते हैं। जवाब में पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़ते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि जब नरेश मीणा राजस्थान के 200 मान्यों की फहरिस्त में शामिल होना चाहते हैं तो इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र में उनका यकीन तो होगा, लेकिन फिर उन्हें इसी लोकतंत्र में यह अधिकार कौन दे सकता है कि वो किसी प्रशासनिक अधिकारी को थप्पड़ जड़ दे। आज पंचतंत्र में चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे और हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपके साथ करवा देते हैं। हमारे साथ में स्टूडियो से अनिल गोठवाल जी जुड़ चुके हैं जो कि पूर्व आरपीएस अधिकारी है, एडिशनल एसपी के पद पर रह चुके हैं राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर। इसके अलावा हमारे साथ में डॉक्टर मीनाक्षी सेठी जी जुड़ चुकी है, मीनाक्षी सेठी जैदी जी जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की। इसके साथ हमारे साथ में जुड़ चुके हैं निर्मल जो कि नरेश मीणा के समर्थक हैं। साथ में हमारे साथ जुड़ चुके हैं शैलेश कौशिक जी जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। आप तमाम मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले निर्मल जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप नरेश मीणा के समर्थक हैं, 12 जिले से आप हमारे साथ जुड़े हैं। आखिर कौन सी राजनीति चमकाना चाह रहे थे नरेश मीणा जो ऐसी हरकत कर दी? और लोकतंत्र में यदि उनका यकीन है, चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव लड़ भी रहे हैं, तो आखिर जाकर किसी एसडीएम को थप्पड़ जड़ने का अधिकार किसने दे दिया साहब उनको? निर्मल जी की आवाज बहुत कम आ रही है मेरे पास में। जी जी निर्मल जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। निर्मल जी आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप नरेश मीणा की जो हरकत है, करतूत है, उसको लेकर? सर मेरी तो निजी राय यही है कि नरेश मीणा ने कोई गलत कदम नहीं उठाया। ये अच्छा। उसका निजी मामला था, वो उसने सही किया है और करना भी चाहिए था। वो ये एसडीएम गलत था, उसने गलत किया तो नरेश मीणा ये उसको 2-4 चाटा और करना चाहिए था। लोकतंत्र में यकीन रखते हैं क्या आप लोग? कानून में यकीन है कि नहीं आपका निर्मल मीणा जी? जी बिल्कुल बिल्कुल रखता हूं। तो आप किसी एसडीएम को थप्पड़ मार देंगे किसी बात को लेकर यदि आपकी उससे सहमत नहीं हो, उसकी बात से या उसके काम से सहमत नहीं हो तो थप्पड़ मार देंगे? कल कोई कलेक्टर के जाकर ऊपर हाथ उठा देगा, कल डीजी के ऊपर चले जाएंगे, मुख्य सचिव के ऊपर चले जाएंगे, मुख्यमंत्री से आप यदि इत्तेफाक नहीं रखते हो तो मुख्यमंत्री पर हमला कर देंगे। ये कौन सी तर्कसंगत बात हुई? और आप कह रहे हैं मैं समर्थन करता हूं। अगर सर जो गलत करेगा वो बढ़ेगा। अरे क्या गलत किया उन्होंने? क्या गलत किया था? नरेश मीणा ने बताया कि आपको क्या गलत किया था उनके साथ? अरे क्या गलत किया था ये बताइए ना। चलिए आप शायद मेरे हिसाब से आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो जवाब आपके पास नहीं होगा। वापस आऊंगा आपके पास निर्मल जी। मैं मुझे अनिल गोठवाल जी आप बताइए कौन सा मतलब क्या बातें कर रहे हैं उनके समर्थक? इस तरीके की बातें, ठीक किया और मार देते, क्या क्या हरकत है, क्या करतूत है ये? देखिए प्रजातंत्र के अंदर इससे बड़ा दुखद मामला कुछ भी नहीं हो सकता कि एक आप वहाँ पर एक एमएलए बनना चाह रहे हैं, उसके लिए खड़े हुए हैं, पार्टी का टिकट नहीं मिला तो आप विद्रोह करके खड़े हो गए। ये ठीक है आपने प्रजातांत्रिक लिया, लेकिन ये नहीं है किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं देता, ना तो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट आपको पावर देता है, ना कोई किसी प्रकार का। एक सरकारी कर्मचारी जो अपनी ड्यूटी कर रहा है निर्वाचन आयोग के सीधा आयोग में, यदि मान लो उसकी कोई बात से सहमत नहीं है तो उसकी शिकायत की जा सकती है, एक स्थान दिया हुआ है। लेकिन आप जाके मारपीट कर देना, इससे बड़ा लोकतंत्र के लिए कोई घातक नहीं है। और ये इस प्रकार की घटनाएं पहले भी हुई है, उनके ऊपर कुछ एक्शन फास्ट नहीं हुआ। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिसने भी इस प्रकार की घटना कारित की है
चाहे 2001 के अंदर बाबूलाल सिंगारिया एमएलए रहे थे केकड़ी से, उन्होंने एसपी जो वहाँ त्रिपाठी जी थे तत्कालीन एक मीटिंग के अंदर उन्होंने भी इस तरह का कांड किया था। वो उनका राजनीतिक भविष्य ही खत्म हो गया। वो उसके बाद में केस चला और उसमें सजा हुई, लेकिन वो हाई कोर्ट से अभी भी उसके ऊपर बेल के ऊपर है। इसी प्रकार के एक ये पूर्व मंत्री रहे देवी सिंह भाटी भैरव सिंह जी के समय, उनका भी इस प्रकार का राजनीतिक कैरियर रहा। उन्होंने पीके देव जो सेक्रेटरी रहे थे उस समय उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया था, थप्पड़ मारा था और उसका मुकदमा दर्ज हुआ कई सालों तक, और उनका फिर राजनीतिक भविष्य। तो ये राजनीतिक भविष्य के लिए है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि इसके अंदर पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अंदर इस तरह की कठोर जो भी ये इस प्रकार के लोग बाग चुनाव लड़ते हैं उनका आचार संहिता का जो घोर उल्लंघन हो रहा है उसका और कठिन और कठोर इसके अंदर वो होना चाहिए। अब होता क्या है कि इसके अंदर राजकार्य में बाधा का केस दर्ज किया है और वो उसका होगा नहीं उसमें टाइम। मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये ऐसी हरकतों के ऊपर आपको लगाम लगाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर या स्पीडी ट्रायल हो ऐसे मामलों की जिनमें 2 साल की सजा का प्रावधान हो, ताकि वो अगला इसमें चुनाव में भाग नहीं ले सके, तो इनके ऊपर कुछ आएगा। या फिर मैं नैतिक दायित्व के आधार के ऊपर जो भी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टीज है उनको ये एक वो करना चाहिए कि भाई इस तरह के जो वारदातों में शामिल है उनको टिकट ही नहीं दे अगली बार, और वो जब तक उनका ये व्यवहार इस तरह का है तो उनको अवॉइड करें। तो सभी राजनीतिक दल को ये सोचना है, क्योंकि सरकार के अंदर कोई भी निर्वाचन आयोग के अंदर कोई काम कर रहा है अधिकारी, और ये इसीलिए है कि इनका स्पीडी ट्रायल या ये नहीं होता है और नैतिक आधार पे इनको टिकट मिल जाता है, तो ये घटनाएं बढ़ने का एक वो है। और ये राजनीति चमकाने के लिए है, सीधा सीधा है कि अब मैं कैसे पिक्चर में आऊँ, क्योंकि उसमें कुछ समझ तो आ नहीं रहा है और पब्लिक खामोखाम में परेशान हो रही है। पब्लिक जनता इसके अंदर एक फॉलोवर के रूप में वो समझ ही नहीं पाती है कि सही है गलत है। जैसे अभी हमारे वो एक साथी डिबेट में जो बैठे वो कह रहे हैं कि नहीं ये सही किया, क्या है सही किया भाई, कैसे सही किया, किसी भी आप उसके ऊपर पब्लिक सर्वेंट के ऊपर आप हाथ उठा देंगे। एक प्रक्रिया है, सारी निर्वाचन आयोग है, आप बैठे बैठे कुछ भी कर दीजिए। मामला इतना सही था कि उस कसरावता गांव में जो है वो कोई दूसरे सब डिवीजन में उसको जोड़ दिया, उसका विरोध कर रहे थे और उन्होंने अब ये तो आयोग के अंदर ये है कि भाई सभी को समझाइश करके वोट डालने का अधिकार है, आप नोटा में दीजिए। अगर मान लो आपने वो नहीं किया है तो वोट का राइट तो है ना उसका, आप वोट के राइट को कैसे आप रोक सकते हो वोट के राइट के लिए, या एक वो कि भाई वोट देने कैसे चलेंगे। वोट देने चले गए थे 2-2:30 बजे तक, ये था कि वहां पर वोट नहीं डाला गया। फिर 2-3 लेडीज गई तो उन्होंने आके कहा कि नहीं आपने इस लेडीज का जबरदस्ती, तो ये गलत है। जो भी है ये बिल्कुल सही प्रक्रिया है और उसको अपना रहे थे और एसडीएम का कोई गलती नहीं है, उन्होंने अपना वो किया है राजकार्य में, अपनी ड्यूटी अदा की है। ठीक है, मैं मीनाक्षी जी आपके पास आना चाहूंगा। कुछ वक्त पहले तक आप ही की पार्टी के सदस्य हुआ करते थे, आप ही के पार्टी के नेताओं के साथ में नजर आते थे नरेश मीणा। उसके बाद में अब वो निर्दलीय हो गए, बागी हो गए, आपकी पार्टी से उन्हें टिकट नहीं मिला उसके बाद में। लेकिन लोकतंत्र में इससे बदसूरत तस्वीर मुझे नहीं लगता कि कोई हो सकती है। नहीं, देखिए जो उन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया उससे तो मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन मेरा प्रश्न व्यवस्था के ऊपर है कि प्रशासन ने उस चीज को इतना बढ़ने ही क्यों दिया। अगर वहीं पे कोई बात हो गई थी तो उसको वहीं पे खत्म किया जाना चाहिए था। क्यों रात का इंतजार किया और क्यों मामले को इतना बढ़ने दिया कि आम जनता को भी इससे परेशानी का सामना करना पड़ा, वाहन जले, बहुत सारी पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ। तो इसमें तो प्रशासन और सरकार की नाकामयाबी दिखती है ना। सरकार को सख्त कदम तभी उठाने चाहिए थे, सरकार क्यों हाथ पे हाथ धरे बैठी रही। अगर एक कोई निर्दलीय प्रत्याशी है, उसने कोई गलत बात की थी, एसडीएम के साथ कोई दुर्व्यवहार किया था, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के राजकीय कार्य में बाधा डालने का अधिकार किसी का भी नहीं है, तो उसके ऊपर फौरन एक्शन क्यों नहीं लिया गया, क्यों रात का इंतजार किया गया। क्या एक आदमी इतना ज्यादा बलशाली हो गया प्रशासन से और पूरे सरकारी अमले से
कि आप उसको पकड़ने के लिए रात के अंधेरे का इंतजार करते रहे और फिर रात में आपने बढ़ने दिया उस टेंशन को, वहां पे भीड़ को इकट्ठा होने दिया। तो इसमें तो मैं सरकार की नाकामयाबी मानती हूँ कि सरकार ने मौके पे सिचुएशन को हैंडल नहीं किया अच्छे से। जिस मुस्तैदी के साथ सरकार को उस मौके को हैंडल करना चाहिए था, वो हैंडल करने में सरकार नाकामयाब रही है। ठीक है, आप जानते हैं जब इलेक्शन होता है तो मैं शैलेश कौशिक जी से इस बात का जवाब जरूर लूंगा कि क्या वाकई में सरकार ने, पुलिस प्रशासन ने देरी कर दी क्या इस पूरे मामले को निपटाने के अंदर और गिरफ्तारी करने के अंदर। लेकिन मैं मीनाक्षी जी आपसे भी इस बात का जवाब जरूर चाहूंगा। मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया था कि आपकी पार्टी के कुछ नेताओं के बहुत संपर्क में वो रहा, आपकी पार्टी में भी वो शामिल रहा। तो क्या ऐसे आक्रामकता दिखाने वाले सो कॉल्ड नेताओं को, तथाकथित नेताओं को लेने की कोशिश, अपनी पार्टी के भीतर शामिल करने की कोशिश या अपना फॉलोअर बनाने की कोशिश राजनेता भी करते हैं और उससे बचा जाना चाहिए? जो उनका व्यवहार है उसको उचित नहीं ठहरा रही हूँ, लेकिन मैं उनके व्यवहार के रिप्रकशन में जो प्रशासन को और सरकार को कदम उठाने चाहिए थे, मैं उस पे व्यवस्था पे प्रश्न उठा रही हूँ। मैं उनके उनका जो कृत्य था उसको मैं कहीं से भी उसको सही नहीं ठहरा रही हूँ। जैसे कि अभी उनके एक समर्थक ने कहा कि उसको 2-4 थप्पड़ और जड़ने चाहिए। ये बिल्कुल स्क्रीन पे बोलना तो बिल्कुल ही लोकतंत्र का अपमान है कि आप स्क्रीन पे कह रहे हैं कि वहां 2-4 थप्पड़ जड़े जाने चाहिए थे, जबकि जो पहला काम किया वो काम ही उन्होंने गलत किया था। तो मैं उसका तो बिल्कुल समर्थन नहीं कर रही। मीनाक्षी जी, मेरे पास जो जानकारी, हालांकि मैं किसी की नुमाइंदगी करने के लिए यहाँ पर नहीं आऊं, ना नरेश मीणा की नुमाइंदगी कर रहा हूं, ना बीजेपी की कर रहा हूं, ना कांग्रेस पार्टी की कर रहा हूं, लेकिन जो ठीक है, जो सही है, उसकी बात जरूर मैं कहूंगा। हो सकता है कि जो जानकारी मेरे पास हो उसके मुताबिक ये मेरे पास जानकारी थी कि शायद पुलिस ने इस बात का इंतजार किया वहां पर कि नरेश मीणा की गिरफ्तारी यदि तुरंत प्रभाव से हो जाती है तो ऐसे में वहां पर वोटिंग का जो वक्त था उस समय भी वहां पर दंगा भड़क सकता था। उस तरीके की हरकतें जो उनके समर्थकों ने बाद में की वो उस समय भी हो सकती थी। पोलिंग पार्टी से ईवीएम जैसी लूटने की घटनाएं भी हो सकती थी। शायद इसका इंतजार उन्होंने किया कि पोलिंग पार्टी वापस से वहां पर ईवीएम लेकर रवाना हो जाए। शायद इस बात को लेकर देरी की गई है। लेकिन खैर, मैं शैलेश कौशिक जी के पास जाना चाहूंगा। शैलेश जी, कांग्रेस पार्टी अब इस बात पर सवाल खड़े कर रही है कि आप लोगों ने एक आदमी के सामने, आपसे मतलब प्रशासन ने, वहां की पुलिस ने, क्या एक आदमी के सामने घुटने टेक दिए थे कि उसको गिरफ्तार करने में इतना वक्त लग गया? आज सुबह उसकी गिरफ्तारी की गई, उसके बाद में आज उसको वज्रवान में बैठा कर ले जाया गया। कल तो इस तरीके की घटनाएं भी सामने कि वहां पर कल शाम को, रात को उसको हिरासत में लिया गया और वो हिरासत से फरार हो जाता है। देखिए दीपक जी, ये जो घटना है जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन कांग्रेस के जो प्रवक्ता साथी हैं वो जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, आप खुद बताइए कि उस वक्त प्राथमिकता किस तरीके से उस जगह, जिस जगह पर चुनाव के बहिष्कार की कार्रवाई की जा रही थी और प्रशासन द्वारा लोगों को समझाकर चुनाव वोटिंग कराने का जो उनका अधिकार है, जो चुनावी पर्व है, उसको मनाने की तैयारी की जा रही थी। और ऐसी स्थिति में जो अराजक तत्व हैं, जो उपद्रवी तत्व हैं, वो केवल इसी का बहाना ढूंढ रहे थे कि किसी तरीके से इस पोलिंग बूथ पर या इसके आसपास के क्षेत्र में उपद्रव अराजकता का माहौल पैदा कर चुनाव के खिलाफ, चुनाव को रोका जाए, वोटिंग को रोका जाए। तो ऐसी स्थिति में प्रशासन ने जो कदम किया, प्रशासन का पूर्व जो वही उन एसडीएम साहब का भी उद्देश्य था किसी भी तरीके से वोटिंग हो, लेकिन जो उपद्रवी तत्व है, असामाजिक तत्व है, उनका काम ये था कि किस तरीके से वोटिंग को रोकी जाए और उन्होंने उसको परिणति देने के लिए प्रयास किए। सरकार की पहली प्राथमिकता उस जगह स्थानीय प्रशासन की प्राथमिकता ये थी कि वोटिंग उन्होंने करवाया। जहां तक पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल है, पुलिस प्रशासन ने मौके पर पूरी दुरुस्ती के साथ उस जगह कार्रवाई की और जिस तरीके से कुछ उपद्रवी तत्वों ने वापस जब वो गिरफ्तार हो गए तो कार्रवाई को अंजाम दिया। लेकिन मैं एक बात मेरी कांग्रेस के मित्र प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, ये कह रहे थे निर्दलीय प्रत्याशी जो इस घटना को कर रहा है, चाहे वो नरेश मीणा निर्दलीय हो, चाहे किसी राजनीतिक दल हो, किसी भी प्रत्याशी के लिए, किसी भी आम जन के लिए कम से कम चुनाव के दिन और किसी भी दिन किसी भी सरकारी अधिकारी पर इस तरीके का ताबड़तोड़ हमला करना कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता मित्र को निर्दलीय प्रत्याशी के नाम पर वकालत नहीं करनी चाहिए। और खुद उनके प्रत्याशी जो नरेश मीणा है, जो इनके कट्टर समर्थक थे थोड़े दिन पहले तक, उन्होंने कहा भी कल, उनका स्टेटमेंट आपने भी सुना होगा, नहीं सुना होगा, कि ये जो सांसद है नरेश मीणा, ये मुझ पर जान से बरवाने की साजिश करवा रहे हैं और इस तरह की कार्रवाई करवा रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, कांग्रेस की राजनीति, अंतरकले की राजनीति जो चल रही है ना, तो उनको टिकट मिला, टिकट के बाद मैदान में कूदे और अब इस तरीके की। लेकिन मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, सरकार, भजनलाल जी की सरकार में कानून व्यवस्था से ऊपर कोई नहीं है। आपने देखा रात में भी दुरुस्त प्रभावित, हमारी पहली प्राथमिकता वहां शांति थी, माहौल को शांत करना था, नियंत्रण में लेता, वो किया। और जो उन्होंने चैलेंज दिया कि हमको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, उनको गिरफ्तार भी करके बताया। अब लगातार शांति के प्रयास जारी हैं, कोई कितनी भी कर ले, लेकिन इस सरकार में कानून से ऊपर
कोई नहीं है। विधि सम्मत कार्रवाई होगी, कठोर से कठोर कार्रवाई होगी और देखेगी इस तरीके के असामाजिक तत्व कि भजन लाल जी की सरकार किस प्रकार की कार्रवाई उनके खिलाफ करती है। चले जी, मैं जो पूछ रहा हूँ कि गिरफ्तारी रात को ही कर लेते साहब, क्या सुबह का इंतजार क्यों किया गया? रात को दीपक जी आपको ध्यान होगा रात को गिरफ्तार किया, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पुलिस की गाड़ी पर हमला करके जिस तरीके से अशांति माहौल पैदा करने का प्रयास किया, जिस तरीके आगजनी की, आमजन के साथ जिस तरह घटनाएं की, फसलों को जलाया, ऐसी स्थिति में सरकार की प्राथमिकता पहले उनको स्थिति थी कि किस तरीके से स्थिति को नियंत्रण में ले जाए, क्योंकि जो लोग वहां बवाल करना चाह रहे थे उन लोगों को सफल नहीं होने देना सरकार की पहली प्राथमिकता थी। और सरकार की दूसरी प्राथमिकता जो थी उन्होंने करके दिखाया और सुबह उनको अरेस्ट किया। ठीक है, मैं एक बार मीनाक्षी जी वापस आपके पास आना चाहूंगा, फिर उसके बाद मैं अनिल गोठवाल जी के पास जाऊंगा। मैं मुझे एक बात बताइए मीनाक्षी जी, आपने इस बात की निंदा कर दी कि ठीक है जो हरकत नरेश मीणा ने की उसको सभ्य समाज में, लोकतंत्र में कहीं भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। मैं बहुत मानता हूं आपने इस बात की निंदा की, अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं गलतियां हमारी भी है क्या? हमसे मतलब राजनीतिक दलों की, सियासी दलों की भी गलतियां हैं क्या कि ऐसे जब ये छोटे से पनपने की कोशिश करते हैं, ऐसे पौधे जिनको पेड़ बनाने की कोशिश हम लोग ही करते हैं? देखिए इसमें अब कैंडिडेट का अपना क्या उसका बैकग्राउंड रहा है क्या नहीं है। एक मिनट मीनाक्षी जी, अब यदि आपने कैंडिडेट के बैकग्राउंड की बात कर दी है तो मैं बैकग्राउंड दिखा देता हूं आपको। ये मेरे पास लिस्ट है, 23 मुकदमे दर्ज हैं उनके खिलाफ में, ठीक है। जयपुर में 2002 से मुकदमे दर्ज हैं, न्यायालय में विचाराधीन है मामले। कोई गंभीर मारपीट का, कोई राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज है, कहीं पर पत्थर फेंकने का, कहीं पर किसी को सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का, कहीं पर कोरोना संक्रमण फैलाव का, कहीं पर भड़काऊ भाषण देने का, कहीं पर वही राजकार्य में बाधा का, कहीं पर पुलिस की तरफ से मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं, चुनाव में राजकार्य में बाधा डाली गई है, किसी के साथ में मारपीट की गई है। ऐसे मामले जब चल रहे हैं, 23 मुकदमे जिस आदमी के खिलाफ दर्ज हैं, हो सकता है कि जब आपकी दल की वो शोभा बढ़ा रहे थे उस समय थोड़े कम मुकदमे रहे, उस समय ऐसे व्यक्ति को क्यों लिया गया राजनीतिक दल के अंदर? दूसरी चीज मैं ये भी जानना चाह रहा हूं कि पहला मौका तो था नहीं नरेश मीणा का, इससे पहले आप ही की पार्टी के एक काबीना मंत्री हुआ करते थे पिछली सरकार के अंदर, प्रमोद जैन भाया, उनके साथ में किस तरीके की हरकत उन्होंने की थी, उनके खिलाफ किस तरीके से आग उगल रहे थे, उस समय दूरी बना लेते, उस समय क्या दिक्कत थी मैडम? देखिए अगर उस समय दूरी नहीं बनाई तो बाद में अगर उनका कुछ बैकग्राउंड पता चला तभी उनसे दूरी बनाई, तभी वो बागी होके उन्होंने अपना किया। अगर कांग्रेस पार्टी उसको अपने साथ ही रखना चाहती होती तो वो अब रहते ना पार्टी में, लेकिन कांग्रेस को उन्होंने तो मैम निर्दलीय फॉर्म भर दिया था, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया, तब जाकर कांग्रेस पार्टी को निष्कासन करना पड़ा, सुखजिंदर सिंह रंधावा जी को निलंबन का आदेश करना पड़ा, निष्कासित करना पड़ा पार्टी से उन्हें। पार्टी ने निष्कासित किया ही है ना, तो पार्टी उसको नहीं मान रही थी हमारी पार्टी में रहने लायक, ऐसा अगर उनका बैकग्राउंड था तभी तो उन्होंने किया, तो हमने तो कार्रवाई अपनी तरफ से कर दी ना। बात तो व्यवस्था की देखिए कि अगर एक तरफ तो हमारे भाजपा के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि हमारी वहां पे प्राथमिकता थी कि हम शांतिपूर्ण मतदान करवाएं, तो शांतिपूर्ण मतदान करवाना भी प्रशासन की जिसे कहते हैं प्राथमिकता है, लेकिन वहां पे और माहौल नहीं बिगड़ने देना ये भी प्रशासन की एक प्राथमिकता रहती है। और जहां पर चुनाव होते हैं वहां पर कहीं पे भी इतना पुलिस बल कम नहीं होता, इतनी हमारी फोर्सेस कम नहीं होती कि हम दोनों कार्यों को साथ साथ अंजाम नहीं दे सके। हम क्यों रात का इंतजार किया, क्यों हमने इस मौके को बढ़ने दिया, क्यों हमने इस मुद्दे को हवा दी, मेरा प्रश्न उस चीज पे है। ठीक है, अगर चाहते तो इस तभी इसको दबा सकते थे ना हम इस चीज को, हमने पहले तो इसको बढ़ने दिया और फिर हम इसको बाद में हम इसको दबाने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम कह रहे हैं कि हम बिल्कुल शांति, हर संभव शांति स्थापित करने के प्रयास करेंगे, तो शांति जो स्थापित करने के प्रयास थे ये तभी तुरंत हो जाने चाहिए। हमारे पास उतना पुलिस बल रहता है। ठीक है, मैं जवाब लूंगा इनसे वापस। अनिल गोठवाल साहब, मुझे आप ही बताइए, चूंकि आपने तो फील्ड में बहुत लंबे वक्त तक नौकरी की है, बहुत सारे ऐसे आंदोलन भी आपने देखे, देरी कर दी क्या पुलिस ने इसमें पूरे मामले में? कल ही रात को गिरफ्तारी कर लेते, कल शाम को गिरफ्तारी कर लेते, या जिस समय ये हरकत उन्होंने की थी उस समय गिरफ्तार करके ले जाते, जब मतलब टोंक जिले से बाहर के ले जाते? देखिए ये उपचुनाव है और उपचुनाव में बिल्कुल सही है कि जाब्ता लगा हुआ रहता है, लेकिन हमारी प्राथमिकता अलग अलग होती है। देखो, एक प्राथमिकता है निर्वाचन आयोग की कि हमारे को हर पोलिंग बूथ पे हर एक एक व्यक्ति को वोट का अधिकार उसको मिले, ये प्राथमिकता हमारी रहती है पुलिस की, प्रशासन की, कि भाई वो पहले वोट डाले, वोट डालने के बाद में, क्योंकि हमारी प्रक्रिया है चुनाव से संबंधित जुड़ी हुई, और वो प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही हमारे को लॉ एंड ऑर्डर का वो रहता है। तो ऐसा प्राथमिकता के आधार के ऊपर ये बाद में एक्शन लिया जाना था।
ये तय हुआ होगा वहाँ के जो भी अधिकारी, पुलिस प्रशासनिक अधिकारी, मेरा ऐसा मानना है। तो प्रायोरिटी के हिसाब से प्रशासन का, पुलिस का एक्शन बिल्कुल सही रहा, क्योंकि रात का समय था। रात के समय के अंदर उसको इस तरह से जो माहौल था, तो पहले प्राथमिकता शांति बनाए रखने की होती है। उसके बाद में जब ये अंधेरे का फायदा उठा के इस तरह के सामाजिक तत्व उसमें शामिल हो गए, तो हमारा एक तो दायित्व सफल हुआ कि हमने चुनाव शांतिपूर्ण और प्रत्येक मताधिकार का प्रयोग करने का जो हमारा वो प्रण था वो पूरा मतलब पुलिस की तरफ से कोई देरी नहीं हुई आपको लगता है? नहीं, मेरे हिसाब से कोई देरी नहीं हुई, और ये एक स्ट्रेटेजिक उन्होंने सूझबूझ के निर्णय लेकर ही एक्शन लिया है, और ये एक्शन वाजिब है, इसमें कोई देरी या नहीं हुई है। ठीक है, वो तो नामजद थे, कोई अब इस तरह का तो था नहीं, तो इसलिए वो उसके बाद में पुलिस जाब्ता आया और उसके बाद में उनको काबू किया। मुझे एक चीज बताइए अनिल कोटवाल साहब, 30 मुकदमों की लिस्ट तो मेरे पास पड़ी, हो सकता है और कहीं में मुकदमे दर्ज हो सकता है इसमें से बहुत सारे पुराने मुकदमे दर्ज, 2023 के भी मामले दर्ज हैं। ऐसे शख्स जो कि 30 मुकदमों में वांछित हों, न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है मामले, कहीं पर अनुसंधान पूर्ण हो चुका है, गिरफ्तारी तक बाकी है। छबड़ा जिले के अंदर एक मामले के अंदर, तो छबड़ा थाने के मामले में तो गिरफ्तारी बाकी है, राजकार्य में बाधा के मामले में। मुझे बताइए, जब 23 मुकदमे दर्ज हैं, किसी एक मामले में गिरफ्तारी उनकी बाकी है, ऐसे व्यक्ति को खुलेआम चुनाव लड़ने की छूट दे देना, ये सिस्टम पर सवाल नहीं करता क्या खड़ा? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन और पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अंदर बिल्कुल वो है कि जो न्यायालय के अंदर विचाराधीन मुकदमे हैं उसके तहत वो चुनाव लड़ सकता है, जब तक कि उसको सजा नहीं मिली हो। सजा याफ्ता होने के बाद यदि 2 साल से अधिक की सजा अगर उसको है, तो वो चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाता है। कई मुकदमे चूंकि अभी कुछ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, इसलिए ये तो तय है कि वो चुनाव लड़ सकता है। हाँ, अब इसके लिए हमें और पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में निर्वाचन आयोग को इस तरह के कुछ गाइडलाइन जारी होनी चाहिए, या स्पीडी ट्रायल होनी चाहिए इनका, या एक स्पेशल MLA MP का कोई जिनके खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनके खिलाफ जितने मुकदमे हैं वो इस तरह का कोई समय सीमा निर्धारित करके उनका डिस्पोजल कराया। लेकिन गिरफ्तारी बाकी है। सब मैं देख रहा हूं कि जो लिस्ट मेरे पास है उसमें बहुत सारे मुकदमों में गिरफ्तारी बाकी है, अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। ऐसी स्थिति में भी मतलब मुझे लगता है कि ठीक है, अभी आपको यदि हमारा कानून इस बात की इजाजत देता है कि आप चुनाव लड़ लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं वापस से इसको रिव्यू करने की जरूरत तो होनी चाहिए ना, कि इतने मुकदमे किसी शख्स के खिलाफ दर्ज हैं तो कोई बहुत मसीहा तो होगा नहीं वो। नहीं, बिल्कुल आपका कहना सही है, लेकिन ये मुकदमे चालान होके भी न्यायालय में पेंडिंग रहेंगे जब तक कि उसको सज़ा नहीं हो जाती है कोर्ट से, और वो भी 2 साल से ज़्यादा की सज़ा, 2 साल या 2 साल से अधिक की सज़ा, उसके बाद में वो अयोग्य घोषित हो सकता है। तो ये एक प्रावधान है। तो मैं पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अंदर ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी प्रकार के इस प्रकार अंडर अगर चालान भी मुकदमे न्यायालय में चल रहे हैं, तो इसके ऊपर सोचनीय एक कोई एक लाइन या लॉ बनाना चाहिए। साथ ही इसकी या तो फिर स्पीडी ट्रायल हो, या इसका 3 महीने 6 महीने साल भर में निस्तारण होने का कोई एक सरकार एक कदम उठाए। और तीसरा, मैंने आपको कहा कि इस तरह की जो पॉलिटिकल पार्टीज है सब मिलके बैठ के एक तय कर ले कि भाई इस तरह के मुकदमे वाले को हम पार्टी का कैंडिडेट। पॉलिटिकल पार्टीज तो कैसे तय कर ले अनिल कोटवाल जी? उनके लिए तो बड़े नेताओं के लिए ऐसे उपद्रवी नेता, उड़दंगी नेता, ये तो उनकी शोभा बढ़ाते हैं। नहीं, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, और सभी जगह होता है। एक बार अगर कोई तय कर लेता है तो ये एक प्रक्रिया धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, और ऐसा नहीं है कि होगा ही नहीं, या फिर स्पीडी ट्रायल करके पहल करनी चाहिए। मतलब राजनेताओं को, सियासी दलों को भी पहल करनी चाहिए, बिल्कुल इसके ऊपर सोचना चाहिए। ठीक है, ठीक है। निर्मल जी, वापस आ रहा हूं आपके पास में। मुझे ये बताइए, आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि नरेश मीणा ने जो किया बहुत सही किया। किसी परिवार में 5 सदस्यों, 7 सदस्यों, 8 सदस्यों, साहब बहुत बड़ा परिवार हो, उसमें किसी परिवार के दूसरे सदस्य, परिवार के एक सदस्य से दूसरा सदस्य यदि उसकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता हो, सहमत ना होता हो, तो क्या सीधा हमला कर दिया जाता है? क्या साहब, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है मुझे। हाँ, अब मिल रही है, चालू रखिए आप अपनी बात। सर, नरेश मीणा को मैं बचपन से जानता हूँ। अच्छा। और वो मतलब गरीब परिवार से, किसान कौम से निकला वो बंदा है, जो इतनी बड़ी
तो उसको कहीं ना कहीं उकसाया गया है नरेश मीणा को ये सब करने के लिए। अच्छा, मुझे एक चीज बता दीजिए निर्मल जी सुनिए क्या किया निर्मल जी, धारा 147, 323, 307 आईपीसी, थाना मालवीय नगर, वर्ष 2002, मुकदमा नंबर 543, गंभीर मारपीट का आरोप, न्यायालय में विचाराधीन है मामला। 2002 में भी गुस्सा दिया होगा उनको, और ठीक 22 साल बाद में 2024 में अमित चौधरी एसडीएम मालपुरा ने भी गुस्सा दिया उनको। इतना कमजोर है कि नरेश मीणा कि अपना आपा खो देते हैं, कि किसी के साथ मारपीट कर लेते हैं, किसी के साथ जाकर तोड़फोड़ कर देते हैं, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा देते हैं, और उसके बाद में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी के थप्पड़ मार देते हैं। साहब, इतने कमजोर दिल के हैं क्या वो? आपा इतनी जल्दी खो देते हैं? मेरी बात सुनो, नरेश मीणा के खिलाफ जितने भी मुकदमे हैं, मेरी बात सुनो, हाँ, नरेश मीणा के खिलाफ जितने मुकदमे हैं उसके खुद के निजी मुकदमे नहीं है। वो गरीब हित में, कोई किसानों के, कोई छात्र हित में, या फिर किसी न किसी सार्वजनिक मामला है। अच्छा, कानोता थाने में सन 2005 में जयपुर के कानोता थाने में चोरी का मुकदमा भी दर्ज है साहब, और सन 2010 में मुकदमा नंबर 29 है। सुन लीजिए, आरपीजीओ थाना मोटपुर थाना, जो कि आपके 12 जिले में ही पड़ता है, वहां पर जुआ खेलने का मुकदमा भी दर्ज है सन 2010 में। ये भी जनता के लिए खेला होगा उन्होंने। नहीं, पुलिस कौन सा मुकदमा लगाती है, कौन सा क्या करती है सर? ये निजी मामला है पुलिस और प्रशासन का। ये कौन से मुकदमे टोक दिए, क्या नहीं टोक दी? पर नरेश मीणा ऐसा आदमी नहीं है, वो घर से संपन्न आदमी है नरेश मीणा। वो एक पटेल का चोरा है नरेश मीणा। वो ऐसा कोई आपको मुझे लगता है कि आप बचपन से जानते हैं, उनके दोस्त हैं, उनके समर्थक हैं, तो आपको बोलना चाहिए था कि मैं माफी मांगता हूं मेरे मित्र की तरफ से, भविष्य में वो ऐसे नहीं करेगा, उसको समझाऊंगा मैं। आपको ये बोलना चाहिए था, लेकिन आप तो उनकी करतूतों पर पर्दा डालते हुए समर्थन कर रहे हैं कि और मारना चाहिए था। इसे लोकतंत्र में ठीक नहीं कहा जा सकता निर्मल जी। बहरहाल शैलेश कौशिक जी, मुझे ये बताइए सरकार क्या करेगी इस मामले में, भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो? ठीक है दीपक जी, सरकार बिल्कुल रुकते मत, कोई हरकतें नहीं होनी चाहिए सर। ठीक है निर्मल जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं सुन रहा था आपकी बात, मैं शैलेश जी के पास जाऊंगा, मेरे पास वक्त की कमी है। शैलेश जी, आपकी आखिरी टिप्पणी। देखिए, सरकार बिल्कुल मुस्तैद रूप से, सरकार की पहली प्राथमिकता उस जगह स्थानीय स्तर पर गांव में पुलिस और प्रशासन के माध्यम से सामाजिक सद्भाव को बनाने की और स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए सरकार ने वो कार्रवाई की है। और जो भी इस मामले में दोषी है, चाहे वो नरेश मीणा हो, चाहे उनके समर्थक हो, सबको गिरफ्तार किया जा चुका है। और भी जो लोग इसमें शामिल होंगे सबको गिरफ्तार करेंगे, सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। कोई भी आदमी इसमें नहीं बचेगा जो जनभावना को जनता के साथ इस तरीके का आचरण करेगा, कोई भी नहीं बचेगा। निश्चित रूप से मैं सरकार की ओर से विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप देखिएगा विधि सम्मत कार्रवाई होगी, और हर वो व्यक्ति जिसने कानून को हाथ में लिया है सलाखों के पीछे जाएगा। सरकार में, भजन लाल जी की सरकार में कानून राज सबसे ऊपर है, और कानून से ऊपर कोई नहीं है। चलिए, आखिरी टिप्पणी में शैलेश जी एक और चाहता हूं आपसे, मुझे ये बताइए, जिस ऐसे शख्स जो कि नरेश मीणा सरीखे जो लोग हो, जिनके खिलाफ इतने मुकदमे दर्ज हो, उनको पार्टी में लेने से पहले, शामिल करने से पहले सोचा जाना चाहिए क्या? बिल्कुल जी, राजनीति में स्वच्छता के लिए बिल्कुल आवश्यक है कि कम से कम राजनीति में लेने से पहले इस तरीके के लोगों के आचरण की जांच होनी चाहिए, क्योंकि आज की डेट में जिस तरीके के राजनीति का स्तर है, उस स्तर में आवश्यकता है कि सद्भाव और सामाजिक सद्भाव के साथ, स्वच्छता के साथ राजनीति करें। और इसके लिए जो आपने कही थी कि अभी जो कि कानून इस तरीके से है कि 2 वर्ष की सजा के गोटवाल साहब बता रहे थे, निश्चित रूप से चुनाव की जो है इसमें भी सुधार की आवश्यकता है। कम से कम ऐसे लोग राजनीति से दूर रहें। ठीक है मीनाक्षी जी, आखिरी टिप्पणी आपकी बहुत संक्षिप्त में, जो रिव्यू होना चाहिए कानून का, ऐसे लोग राजनीति में आ गए तो चुनाव नहीं लड़ पाए। बिल्कुल चुनाव सुधारों की आवश्यकता तो निरंतर रूप से बनी रहती है, और चुनाव सुधार होने चाहिए जिससे कि ग्राउंड के लोग हैं वो लोग राजनीति में प्रवेश नहीं कर पाए। ये राजनीति की शुचिता और इस लोकतंत्र को बचाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये किया जाना चाहिए। चलिए, आप सबका बहुत शुक्रिया। अनिल गोठवाल जी, पूर्व आरपीएस अधिकारी, आपका बहुत शुक्रिया। साथ में डॉक्टर मीनाक्षी सेठी ज़ैदी जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, आपका भी बहुत शुक्रिया। साथ में शैलेश कौशिक जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, आपका भी बहुत शुक्रिया। और निर्मल जी जो कि नरेश मीणा के समर्थक है, उनका भी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। लेकिन देखिए, कुल मिलाकर एक कहावत आपने सुनी होगी कि पहले तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, कुछ ऐसी स्थिति नरेश मीणा और उनके समर्थकों के साथ होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर पहले तो आप एक एसडीएम पर, एक अधिकारी पर थप्पड़ जड़ दें, मार दें, पिटाई उसकी कर दें, और उसके बाद में जब पुलिस पकड़ने जाए तो ऐसी स्थिति, ऐसा बवाल काटना शुरू कर दें जिसे लेकर हर कोई परेशान है। ऐसे में सोचना चाहिए कि ऐसी भविष्य में घटनाएं ना हो। फिलहाल पंचतंत्र में इतना ही, इजाजत दीजिए।